गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेसिकली हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेशनल इनकम पढ़ने के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है जीडीपी। इसके बारे में हमने बहुत सुना होगा कि जीडीपी क्या है और जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है। किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जब भी बात आती है तो हम हमेशा जीडीपी की चर्चा करते हैं। आज हम जीडीपी के बारे में और नेशनल इनकम के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, जीडीपी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसा कि नाम ही कह रहा है, अगर इसको आप हिंदी में समझें तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी 1930s एंड 1940s में जितने भी वर्ल्ड के अर्थशास्त्री थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए। तो साइमन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने इस पैरामीटर को डेवलप किया। अमेरिका ने इसको अपनाया, बाद में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी इसको अपनाया, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंपैरिजन साल दर साल और अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का अलग अलग कंट्रीज़ में किया जा सके, ठीक है। तो जीडीपी में 3 टर्म्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 3 टर्म्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट के अंतर्गत गुड्स भी आते हैं, यानी सामान भी आते हैं, और सर्विसेज यानी कि सेवाएं भी आती हैं, ठीक है। गुड्स माने सामान, सर्विस माने सेवाएं, ठीक है। दूसरा टर्म है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर में रहने वाले फॉरेनर्स और सिटीजन्स, ठीक है। ये इन दोनों लोगों को कंसिडर किया जाएगा, केवल सिटीजन्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये हमारे घर को कंसिडर किया जाएगा। घर का मतलब यहाँ पे, डोमेस्टिक का मतलब हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के सेंस में हमारा देश होता है, हमारा स्टेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉडर टर्म में, चूंकि हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो डोमेस्टिक की बात करेंगे, तो हमारा घर अगर हम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हमारा अपना होम नहीं है, हाउस प्रोमाइस नहीं है, हम कंट्री की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और डिफरेंट कंट्री की इकोनॉमीज़ को कंपेयर करने के लिए जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एक तीसरा टर्म है इसमें है, उसको कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। किस चीज़ का टोटल? ये जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इनका टोटल, ठीक है। तो इनका टोटल कैसे होगा? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई ऑयल का प्रोडक्ट बना रहा है, कोई गैस का बना रहा है, सिमिलरली कोई शुगर का बना रहा है, कोई टेक्सटाइल बना रहा है। तो इन सब के यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं। ऑयल वाला लीटर में बेचता है, गैस वाला क्यूबिक सेंटीमीटर में, घन मीटर में बेचता है, शुगर वाला केजी में शुगर बेचता है, टेक्सटाइल वाला तो मीटर में करता है। तो आखिर इनको ऐड कैसे करोगे? एक इसके लिए क्या चाहिए अपने को? एक वन पैरामीटर चाहिए, कॉमन पैरामीटर चाहिए। तो कॉमन पैरामीटर इज क्या? मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू इन सब का पैसे में क्या कीमत होगा? 20 लीटर ऑयल अगर है, 5 सीसी गैस है, शुगर अगर है 10 किलो, टेक्सटाइल अगर है 4 मीटर, तो इन सब का पर मीटर, पर केजी, पर सीसी, पर लीटर कुछ न कुछ प्राइस होगा। तो उन प्राइस को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टोटलाइजेशन करने में आसानी हो, इसके लिए हम मॉनेटरी वैल्यू को लेकर आते हैं। टोटल इनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन चूंकि कंपैरिजन करना है पिछले साल से इस साल, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की, ठीक है, 10 साल पहले की आज से, 20 साल पहले की आज से, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा फिक्स? एक तो टाइम इंटरवल को फिक्स करना पड़ेगा। दूसरा, हमें टेरिटरी को फिक्स करना पड़ेगा, यानी एरिया को फिक्स करना पड़ेगा।
टाइम इंटरवल में हम जनरली बात करें तो क्वार्टरली या ईयरली, ठीक है, क्वार्टरली या अर्ली, ईयरली को हम यूज़ करते हैं। एरिया में अगर हम बात करें तो हम कंट्रीज़ की बात करते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत उतना डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम जीडीपी में बात नहीं करते हैं। हालांकि कोशिश की जाए तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन चूंकि डेटा उपलब्ध नहीं रहता है इसलिए हम हमेशा स्टेट की जीएसडीपी और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि कंट्री के लेवल पर निकाला जाता है उसी की बात करते हैं और उसी की पढ़ाई करते हैं। तो अगर जीडीपी को डिफाइन करना हो, अगर जीडीपी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? सो व्हाट इज जीडीपी? सो जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू किसका? ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। इसे क्या हुआ? टेरिटरी फिक्स हो गई, इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो यहां टाइम इंटरवल क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गया? क्या होगा ये? टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ओके, नाउ अभी हमने बात की मॉनेटरी वैल्यू की, कि जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे किससे? मॉनेटरी वैल्यू की, यानी जीडीपी कैलकुलेशन हो रहा है मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। आराम से समझिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे ही मॉनेटरी वैल्यू की बात की जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार में जो भाव है इन गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा प्राइस अवेलेबल है मार्केट में इन गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी प्राइस को हमें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर जीडीपी मिलेगा। मोटा मोटी समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं? वो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एट मार्केट प्राइस पे, एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे? इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं जीडीपी एट एमपी। समझ में आया? तो जो भी जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। कल वाले पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अगर नहीं देखा आपने वीडियो तो उस वीडियो को जाके देखें, डिटेल में समझाए हैं, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो भी कैपिटल एसेट्स होते हैं वो समय के साथ डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बात की है, ठीक है। डेप्रिशिएट क्या करता है? कैपिटल एसेट्स, जितने भी कैपिटल एसेट्स होते हैं वो समय के साथ डेप्रिशिएट करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि समय के साथ जो कैपिटल है उनकी वैल्यू कम होते जा रही है, या उस जो भी हमने पैसा लगाया, जो भी कैपिटल लगाया, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई मशीन है, अब ये मशीन में 10 लाख की मशीन है, यहाँ से आउटपुट निकलता है 50 लाख का, ठीक है। 10 लाख की मशीन की वैल्यू है। अब ये मशीन चलते चलते ख़राब हो जाती है, तो इसका एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका एक फिक्स्ड कॉस्ट है। दूसरा, इसका एक रनिंग कॉस्ट है, ठीक है,
रनिंग कॉस्ट क्या है कि इसमें मोबिल डालना पड़ेगा, ऑयल डालना पड़ेगा, इसमें बेल्ट टूट जाएगा तो बेल्ट बदलना पड़ेगा, हो सकता है कि कोई पार्ट पुर्जा ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो भी नया चीज़, न्यू प्रोडक्ट इसमें डाला गया, जो भी न्यू प्रोडक्ट इस मशीन में डाला गया, वो उस साल के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। बात समझ में आई? वो उस साल के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन उस प्रोडक्ट के उस मशीन में डालने से, जो सपोज 10 लाख का मशीन था, उसमें कोई 1 लाख का मशीन, 1 लाख का पुर्जा जो है वो ख़राब हो गया, तो हमको क्या करना पड़ा, नेक्स्ट ईयर या उसी साल हमको 1 लाख रुपये का नया पार्ट पुर्जा इसमें डालना पड़ा। तो इस 1 लाख के एडिशनल पुर्जे को डालने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्ट वैल्यू कितना जा रहा है, आउटपुट कितने का निकल रहा है, 50 लाख का ही निकल रहा है। इसका मतलब आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया। एक नया सामान जरूर बना इकोनॉमी में, लेकिन उसने आउटपुट में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से जैसे ही इस डेप्रिसिएशन को आप घटाते हैं, डेप्रिसिएशन को आप घटाते हैं, तो ये हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या हो जाता है, एनडीपी एट एमपी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट कहने का मतलब क्या है कि हमने जो भी रिप्लेस किया, वो रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो जो नया प्रोडक्ट जो जीडीपी में ऐड हुआ है, उससे हमको वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में कुछ नहीं मिली है। वो जस्ट हमारा कैपिटल कंज्यूम हो गया है। हमारे पास कैपिटल में पड़ा हुआ था 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये का सामान, कैपिटल एसेट था 10 लाख रुपये का, उसमें से 1 लाख रुपये का सामान ख़राब हो गया, हमने 1 लाख रुपया उसमें डाला, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी 50 लाख का ही हो रहा है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। मतलब हमारी मशीन जो है वो उतना कैपिटल 1 लाख रुपया खा गई माने डेप्रिशिएट कर गई, कैपिटल को कंज्यूम कर गई। तो वो जो डेप्रिसिएशन हुआ, जो कंजम्पशन ऑफ कैपिटल हुआ, उसको हम एनडीपी में नहीं कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब किसी भी तरह का अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो एनडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, वो क्या होगा, जीडीपी में कैलकुलेट होगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट आप मशीन को में डाल रहे हो तो वो जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन एनडीपी में वो कैलकुलेट नहीं होगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि एनडीपी इज़ द बेटर वे और बेटर पैरामीटर टू मेजर एनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है। सारे प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है कि नहीं? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज़ भी देती है, बहुत सारे सर्विसेज पे सब्सिडीज़ भी देती है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसमें से सब्सिडी को घटा लो तो क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास जीडीपी है, किस पे है वो, मार्केट प्राइस पे है। इसमें से हम टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लेते हैं, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लेते हैं और टोटल सब्सिडीज को जोड़ देते हैं। समझ? टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लेते हैं और जितनी सब्सिडीज यानी डिस्काउंट भारत सरकार ने दी, देखिए सब्सिडी के बारे में भी हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, इनडायरेक्ट टोटल इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी पढ़ा है, उसको जाके पढ़िए अगर समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा तो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को हमने घटा लिया और टोटल सब्सिडी को ऐड कर दिया, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एफसी, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फैक्टर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ द
प्रोडक्ट एट द डोर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री के डोर पे जो जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट, ठीक है, ड्यू टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एट द डोर ऑफ द फैक्ट्री, मोटा मोटी में ये समझो एट द डोर ऑफ फैक्ट्री। कहने का मतलब ये कि मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के प्रमाइस के अंदर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे इनका कॉस्ट कुछ और होगा, और जैसे ही मैं इस फैक्ट्री से बाहर ले जाके दुकान में ले जाऊँगा, बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे लग जाएंगे, और बहुत सारे चुंगियाँ लग जाएंगी, टैक्सेस लग जाएंगे, वैल्यू एडिशन लोग करते रहेंगे, प्राइस एडिशन होते जाएंगे, सबके प्रॉफिट्स इसमें मार्कअप जुटते जाएंगे, और एक यहाँ पे प्राइस अगर एक्स होगा तो यहाँ पे प्राइस वाई हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स, कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ठीक है। लैंड से क्या होता है, लैंड पे रेंट देना पड़ता है, लेबर को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देना होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेनर अपना प्रॉफिट घर लेके जाता है। तो इनके कारण जो कॉस्ट होता है वो फैक्ट्री के दरवाजे पे होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लिया जाए तो क्या मिलेगा, जीडीपी एट एफसी, यानी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। फिर से समझो, जीडीपी एट एमपी में से अगर डेप्रिसिएशन को घटा लिया जाए, कितना % का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो क्या मिलेगा, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, समझ में आया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को अगर घटा लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लेते हैं, एनआईटी को घटा लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पे, एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी, यानी हमको क्या मिलता है, एफसी मिलता है, एनडीपी हमको मिलता है, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, और ये एनडीपी एट एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये कहलाता है हमारा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक इनकम अगर पूछा जाएगा, किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक इनकम ऑफ ए कंट्री, डोमेस्टिक इनकम ऑफ ए कंट्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एफसी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, पीटी के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, डोमेस्टिक इनकम ऑफ ए कंट्री, तो वो एनडीपी एट एफसी होता है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। ये कैसे आता है, कैसे डिराइव करके आते हैं, हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया। अब इस चीज़ को समझो कि अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, यहाँ नेशनल इनकम हमको निकालना है। तो नेशनल इनकम किसी भी नेशन का होगा, जैसे मान लो हमारा देश है, एक रफ मैप अगर हम बनाएं अपने देश का, तो हमारे देश में बहुत से लोग रहते हैं, हमारे देश में फॉरेनर्स भी रहते हैं, हमारे देश में सिटीजन्स भी रहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में फॉरेनर्स कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस हमारे देश में करते हैं, लेकिन हमारे देश से कुछ पैसा अपने घर भेजते हैं, और हमारे सिटीजन्स जो हैं वो
विदेशों में कुछ काम करते हैं और वहाँ से पैसा हमारे घर भेजते हैं, हमारे अपने घर यानी अपने देश में भेजते हैं। बराबर है, ये चीज़ समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स काम करते हैं या हमारे लोग जो बाहर में काम करते हैं, तो हमारे लोग जो बाहर में काम करते होंगे वहाँ पे भी ये चारों फैक्टर आते होंगे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि हमारे लोग जो बाहर में रहते हैं वो भी वहाँ पे लैंड से क्या लेते होंगे, रेंट। वहाँ एज ए लेबरर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से वो क्या लेते होंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेमिटेंस भेजते होंगे। इसके बाद अगर उन्होंने वहाँ पे किसी को पैसा दिया है, कैपिटल दिया है, ठीक है, कैपिटल पे वो क्या लेते होंगे, इंटरेस्ट। अगर किसी को दिया है लोन तो उस पर इंटरेस्ट। और अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेनर है वहाँ पे, ठीक है, तो उस पर वो क्या लेके जाएंगे, प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें, रेंट, सीओई, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये बैक क्या करेंगे, अपने घर में वापस भेजेंगे, यानी हमारे देश में वापस भेजेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है, रेंट, सीओई, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनको अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में अगर लिखो तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, FIRA। ठीक है, सिमिलरली जो फॉरेनर हमारे कंट्री में रह रहा है वो भी तो रेंट दे रहा होगा, वो भी मतलब रेंट किसी से ले रहा होगा। अगर हमारे देश में बिजनेस कर रहा है तो, या किसी तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी कहीं काम कर रहा होगा तो कंपनसेशन ले रहा होगा, सैलरी ले रहा होगा। वो भी किसी को लोन दिया होगा तो इंटरेस्ट उस पर खा रहा होगा। और प्रॉफिट, अगर एंटरप्रेनर है, कोई बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट लिया होगा। तो वो क्या करेगा, वो इन सारी चीज़ों को अपने घर भेजेगा, जहाँ का बसिंदा होगा वहाँ वो भेजेगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये क्या, इसको शॉर्ट में क्या लिख दोगे, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब ऐसी परिस्थिति में नेट फैक्टर इनकम क्या होगा, तो हमारे देश को नेट फैक्टर इनकम कितना आया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कितना आया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें से इसको घटा लो, FIRA माइनस FIPA, यानी जितना हमने भेजा, जितना हमने अपने घर भेजा बाहर से, उतना हम, और जितना हमने उसमें से घटा लिया जो यहाँ फॉरेनर्स अपने घर वापस भेज दिए। तो जितना पाए उसमें से जितना गंवा दिए उसको टोटल कर लेंगे तो जो टोटल पाए, नेट जो पाए वो निकल गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम होता है NDP एट FC। ठीक है, तो NDP एट FC में अगर जो भी फॉरेन से जो भी फैक्टर इनकम आया है, रिसीव हुआ है भारत में, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें से घटा दो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, NDP यानी नेट जो डोमेस्टिक इनकम है, इस डोमेस्टिक इनकम में से FIRA को घटा दो, FIPA को घटा दो और FIRA को ऐड कर दो, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है नेट नेशनल इनकम, सॉरी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पे ही है। सो एनडीपी एट एफसी में एफआईआरए को जोड़ दो और एफआईपीए को घटा दो तो क्या बन जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एनडीपी एट एफसी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA इसको ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, NNP एट FC, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC। और नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ FC जो होता है वो किसी भी देश का नेट नेशनल इनकम होता है, नेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एनडीपी एट एफसी। अगर कोई पूछता है कि नेशनल इनकम क्या है तो आप क्या बताएंगे, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, इसको जल्दी से समराइज कर लें। देखो, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दो, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाओगे क्या आएगा, नेट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसको घटा दो तो क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में क्या जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, नेशनल। इसको याद रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन के लिए। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दो तो क्या आ जाएगा, नेट। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। और डोमेस्टिक में से, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दो तो आ जाएगा नेशनल। ठीक है, एक और छोटा सा क्विक देखो, जीडीपी एट एमपी, इसमें से घटा लिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो क्या आ गया, एनडीपी एट एमपी, इसमें से घटा लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी। ये क्या चीज़ है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो क्या आ गया, एनएनपी एट एफसी। ये क्या चीज़ है, नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर बात। हमको क्या मालूम करना था कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। कैसे आता है वो, कैसे डिराइव होता है, ये चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ। जो टॉपिक होंगे नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।